हेलो फ्रेंड्स, आपका एबी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। मैं विवेक यादव आपको हैलो एल्केन्स और हैलो एरीन्स के बारे में पढ़ा रहा हूं और इस चैप्टर में हमने अभी तक सीख लिया है कि हैलो एल्केन्स क्या होता है। इसके बाद हैलो एल्केन्स के टाइप्स के बारे में सीखे और इसके बाद हमने देखा कि हैलो एल्केन्स को कैसे बनाएंगे और उसमें विभिन्न प्रकार के मेथड पढ़ाए। अब जैसे आपको मेथेन से बताया, एल्केन द्वारा बनाना बताया गया और इसके बाद एल्कीनो द्वारा बताया गया और इसके बाद आपको वहाँ एल्कोहल द्वारा बताया गया और उसमें एक विशेष रिएक्शन हम डार्जन्स रिएक्शन के बारे में भी चर्चा किए। तो इस प्रकार से हमारा प्रिपरेशन जो है खत्म हो गया था और इसके बाद हम जो है अब पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स, जिसके अंतर्गत हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत 3 प्रकार के रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। पहला आपका था नाभिक रागी अपक्रिया, दूसरा था विलोपन अपक्रिया, तीसरा था आपका धातुओं के साथ अपक्रिया। तो हमने इसके पहले जो है आपको नाभिक रागी अपक्रिया बता दिया है और हमें विश्वास है कि आप वो लेक्चर देखे होंगे और पूरा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि विलोपन अपक्रिया क्या होता है। तो अब आइए देखिए, जैसे अब विलोपन शब्द का मतलब क्या होता है कि विलुप्त हो जाना, अर्थात विलोपन का अगर अर्थ लगाएंगे तो हमारा क्या अर्थ निकल रहा है? विलोपन का मतलब विलुप्त होना। तो इसका मतलब ये है कि कोई यौगिक होगा, उसमें से कुछ समूह क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा अपक्रिया का एक कॉन्सेप्ट समझिए बस। अभी हम आपको परिभाषा, डिफिनीशन और इसके बाद प्रोसेस क्या होगा पूरा बताएंगे। तो इस अपक्रिया को समझने से पहले हम क्या समझ लेते हैं, 2-3 बातें समझ लेते हैं, उसको नोट करिएगा कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है और गामा कार्बन क्या होता है। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब जानते रहिएगा कि अल्फा कार्बन, जैसे हम आपको बताए थे कि 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, तो उसी प्रकार से कुछ हम इसको समझेंगे। तो इसमें जानते रहिएगा क्रियात्मक समूह, कोई भी क्रियात्मक समूह। अब यहाँ हम क्लोरीन लिख दिए, अर्थात हाइड्रोजन एल्किल हाइलाइड पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हैलो एल्केन पढ़ रहे हैं तो इसमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपका क्रियात्मक समूह डायरेक्ट रूप से जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, डायरेक्ट रूप से जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और इसके बाद ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, बीटा कार्बन कहेंगे। और इसके बाद ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, गामा कार्बन कहेंगे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्फा कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन क्या होता है और गामा कार्बन क्या होता है। तो अल्फा कार्बन क्या होगा, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा उसको अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ेगा उसको बीटा कार्बन, और बीटा जिससे जुड़ेगा उसको क्या कहेंगे, गामा कार्बन कहेंगे। तो इतना आपको क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अब समझिए कि विलोपन अपक्रिया क्या होती है। तो विलोपन अपक्रिया क्या होती है, एनसीईआरटी आप बुक उठाइएगा, उसमें परिभाषा भी दिया गया है। तो इसमें यह होता है कि अगर आपका कोई हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड जो है बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हो, अर्थात आपका एल्किल हाइलाइड बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हो, तो जब इसकी क्रिया हम क्षारीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहली विलयन से करते हैं तो उस एल्किल हाइलाइड के बीटा हाइड्रोजन, अर्थात उस एल्किल हाइलाइड का बीटा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाते हैं, उस समूह से विलुप्त हो जाते हैं। और इसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, विलोपन अभिक्रिया कह देते हैं। और विलोपन अभिक्रिया में क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु बीटा हाइड्रोजन से विलुप्त होता है, इसलिए इसे हम बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर जिसको भी नोट्स बनाना है तो हमारे वर्ड जो बोल रहे हैं इसको क्या करिए, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। अब यहाँ देखिए हम समझा रहे हैं, जैसे आपका मान लीजिए ये क्या हो गया, CH3 CH2 और यहाँ क्या हो गया, Cl हो गया। तो ये आपका क्या है, एथिल क्लोराइड है। एथिल क्लोराइड एक क्या है, हैलो एल्केन है। तो अब इसमें देखो कि अल्फा कार्बन कौन है, तो ये क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा डायरेक्ट रूप से, तो इसको हम क्या कह दिए, अल्फा कार्बन कह दिए। और ये कार्बन डायरेक्ट रूप से इस कार्बन से जुड़ा, इसको हम क्या कह दिए, बीटा कार्बन कह दिए। क्या हम इसी CH3 को यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 कर दे और यहाँ क्या कर दे, एक हाइड्रोजन कर दे, कर सकते हैं ना। और यहाँ पर Cl को हम इस प्रकार से क्या कर दे, Cl भी कर दे। तो अब इसमें क्या होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। जैसे विलोपन अपक्रिया द्वारा किसका निर्माण होगा, एल्कीन का। तो अब परिभाषा समझिए कि ये आपका अल्फा कार्बन, ये क्या है, बीटा कार्बन।
तो बीटा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। आपसे कभी पूछा जाए बीटा हाइड्रोजन क्या है या अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो अल्फा कार्बन से जब हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो उसको हम अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें देखो, हमने परिभाषा बताया कि बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कोई आपका क्या हो? एल्किल हाइलाइड हो। इसकी क्रिया हम किससे कराते हैं? KOH। KOH क्षारीय आपका क्या होना चाहिए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। और कैसा होना चाहिए? अल्कोहलिक विलयन में। आपका कैसा विलयन होना चाहिए? अल्कोहलिक विलयन होना चाहिए। अर्थात यहाँ कोई आपका क्या होना चाहिए? अल्कोहल भी उपस्थित होना चाहिए। तो इसकी क्रिया आप रिएक्शन में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे ऐसे तीर के ऊपर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम दोनों रिएक्शन बता देंगे। तो अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें यही होगा, हमने बताया कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात निकल जाते हैं और क्या बना लेते हैं? यौगिक बना लेते हैं। तो अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु क्या है? क्लोरीन है। और बीटा कार्बन का ये हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बचेगा? CH2 बचेगा। और इसके बाद यहाँ क्या बचेगा? CH2 बचेगा। और प्लस क्या हो गया? HCl हो गया। तो अब इसमें देखो, जब यहाँ से ये निकलेगा, जैसे H+ जब निकलेगा तो कार्बन क्या करेगा? इसके एक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा अपने तरफ। अर्थात यहाँ क्या हो गया? एक ये इलेक्ट्रॉन इस पर छोड़ कर गया। और इसके बाद क्लोरीन यहाँ भी, जब ऐसे देखो, समझो एक प्रकार से, जब ये हाइड्रोजन और Cl निकलेगा तो इसके पास यहाँ क्या होगा? 4 वैलेंसी कार्बन की होती है। और यहाँ कितना वैलेंसी है? एक हाइड्रोजन ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, अभी भी एक वैलेंसी इसकी बाकी है ना। और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसकी भी एक वैलेंसी बाकी है। तो यहाँ मिलकर ये क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और इससे क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा ना कि एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ हो गया। और इसको हम क्या कह देंगे? एथेन कह देंगे। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। विलोपन अभिक्रिया क्यों कहें? क्योंकि इसमें एक ही समूह से 2 परमाणु क्या हो रहे हैं? विलुप्त हो रहे हैं, अर्थात निकल रहे हैं। इसलिए हम क्या कह दिए? विलोपन अभिक्रिया। अब जानते रहिएगा, इसका एक नाम और होता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। जैसे आपके बोर्ड पेपर या एग्जाम में अगर कह दिया जाए डायरेक्ट विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो जानते रहिएगा कि विहाइड्रोहैलोजनीकरण, बी मतलब होता है निकलना। कहीं भी जैसे आप अभी कार्बोक्सिलिक अम्ल जब पढ़ेंगे तो वहां आएगा शब्द बी कार्बोक्सिलीकरण। तो अब यहाँ बी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजनी का मतलब क्या हो गया? हैलोजन। तो इस प्रकार से समझिएगा कि अगर कोई यौगिक हो या समूह हो, अगर उससे एक साथ हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों परमाणु निकल रहे हैं तो उसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। तो अब इस अभिक्रिया में देखो, अल्फा कार्बन से क्लोरीन परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु विलुप्त हुआ कि नहीं? दोनों एक साथ विलुप्त हुए और यहाँ क्या बना लिए? HCl बना लिए। तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। अब इसमें देखिए कि कुछ और महत्वपूर्ण हम रिएक्शन इसमें बता रहे हैं कि जैसे आपका अगर मान लीजिए इस प्रकार से एल्कीन आ जाए, वो एल्किल हाइलाइड आ जाए, CH3 CH2 और इसके बाद यहाँ क्या हो जाए? CH हो जाए और यहाँ Cl हो जाए और यहाँ क्या हो जाए? CH3 हो जाए। अब इसमें देखो, जैसे इस प्रकार का अगर आपका एल्किल हाइलाइड हो गया तो अब इसमें देखो कि हम देख रहे हैं कि एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन होगा या बीटा कार्बन। पहले हम ये जानेंगे कि बीटा कार्बन एक से अधिक होगा, कैसे होगा? अब यहाँ देखो, क्लोरीन परमाणु इस कार्बन से जुड़ा तो इसको हम क्या कह दिए? अल्फा कार्बन कह दिए। और अल्फा कार्बन डायरेक्ट रूप से किस कार्बन से जुड़ा तो उसको हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन ये भी तो इससे जुड़ा है तो इसको भी बीटा कार्बन कहेंगे। ये बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन होगा, इसको जानते रहिएगा। ये नहीं है कि केवल यही बीटा कार्बन होगा, ये नहीं होगा। आपको हमने क्या बताया कि अल्फा कार्बन से डायरेक्ट रूप से जुड़े कार्बन को हम क्या कहते हैं? बीटा कार्बन कहते हैं। तो दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि बीटा कार्बन और अल्फा कार्बन क्या होगा, इसीलिए हम पहले समझा दिए। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा कार्बन बीटा और यहां भी बीटा कार्बन है। तो अब बात आई कि इसमें हम देख रहे हैं कि बीटा हाइड्रोजन जो है 2 प्रकार से है, अर्थात एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है ना। इस कार्बन पर 3 बीटा हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर 2 बीटा हाइड्रोजन है। तो अब बात ये आई कि अगर इसकी क्रिया हम किससे करा दें?
KOH क्षारीय हो, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार होता है, लेकिन कौन से विलयन में हम अल्कोहल ले रहे हैं, अर्थात अल्कोहलिक विलयन में करा रहे हैं। और जानते रहिएगा, अभी हम एक जब रिएक्शन बताएंगे, अगर यहाँ एक्वस जलीय विलयन ले लिया जाता है तो ये किसका फॉर्मेशन कर देता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देता है। इसको हम आगे रिएक्शन में जो है समझा देंगे। तो अब इसमें देखो आपका क्या होगा, यहाँ दो संभावना है। जैसे इस अभिक्रिया में, विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है, एक बार हम रिकैप करा देते हैं। इसमें हम यही बताए कि अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु एक साथ क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। तो अब यहां बात आई कि दो बीटा कार्बन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, तो किससे हाइड्रोजन विलुप्त होगा, ये भी तुमको चुनना होगा कि इससे हाइड्रोजन विलुप्त करें कि इससे हाइड्रोजन विलुप्त करें। तो अब यहां देखिए कि किस प्रकार से विलुप्त होगा। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिसे हम कहते हैं सेटजेफ रूल भी कहते हैं, इनका नाम जो है सेटजेफ है, इनको हम क्या कहते हैं, सेटजेफ रूल के नाम से जानते हैं। तो इस वैज्ञानिक ने जो है, इन्होंने क्या किया, एक रूल बनाया जिसके आधार पर यह बताया कि कौन सी एल्कीन जो है आसानी से बनेगी और किसकी मात्रा अधिक बनेगी। तो इनका रूल आप समझिए कि किस प्रकार से होगा। एक बार हम उत्पाद लिख देते हैं किस प्रकार से होगा। मान लीजिए यहां से आपका बीटा हाइड्रोजन विलुप्त होता है, एक बार हम लिख देते हैं, इस कार्बन से अगर हाइड्रोजन विलुप्त होता है तो यहाँ CH2 होगा H, तो ये आपका निकल जाएगा। तो अब देखो यहाँ उत्पाद क्या बनेगा, CH3, इसके बाद CH2 और यहाँ क्या हो गया, CH हो गया। और अब यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड और इसके बाद CH2, ये आपका एल्कीन बन गया। और इसके बाद अगर यहाँ से हाइड्रोजन, इस कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, जैसे इसको ना करें, इस कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस ना करें, इस कार्बन से करें, तो ये HCl निकलेगा। तो अब CH और CH के बाद बीच जो है डबल बॉन्ड आएगा ना, तो यहाँ आपका यौगिक क्या बनेगा, CH3 प्लस आपका क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो यहाँ देखो दो प्रकार की एल्कीन बनी है, एक ये एल्कीन बनी और एक ये एल्कीन बनी। इसको हम क्या कह देंगे, 1 ब्यूटीन, इसको क्या कह देंगे, 2 ब्यूटीन कह देंगे। तो अब बात आई कि इसमें कौन सी एल्कीन जो है ज्यादा मात्रा में बनेगी, अर्थात मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो जानते रहिएगा कि जो ये एल्कीन है ये आपका कितना, 81% बनता है। ये एल्कीन कितना, 81% बनता है, और ये एल्कीन आपका क्या बनता है, 19% बनता है। अर्थात मुख्य उत्पाद ये एल्कीन है और ये क्या है, अल्प उत्पाद है। अब समझ में आया कि जैसे यहां तो हम लिख दिए आंकड़े की इस आधार पर होगा, लेकिन किस रूल के अनुसार बताया गया इसको समझना जरूरी है। तो इसको समझाने के लिए क्या बताए, एक सेटजेफ नाम के वैज्ञानिक थे, सेटजेफ रूल भी कहते हैं इसको। इन्होंने ये बताया, इनका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे हमने आपको बताया था मार्कोनी-काफ का नियम, याद करिए। मार्कोनी-काफ में क्या था, HX परमाणु का ऋण भाग उस युगबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। उसी प्रकार से आपका क्या होगा, उसी प्रकार से इसमें भी क्या सा रूल लागू होगा, सेटजेफ का रूल लागू होगा। अब देखो कैसे यूज होगा। यहां क्या था, क्लोरीन था, H था। तो सेटजेफ रूल में क्या बताए थे, सेटजेफ रूल में जो ये वैज्ञानिक थे इन्होंने ये बताया कि आपका जैसे एल्किल हाइलाइड है या हाइलोएल्केन है, उसमें जो है हाइड्रोजन परमाणु के साथ, ये क्या है, क्लोरीन परमाणु है, इसको हम हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं ना। तो हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन से विलुप्त होगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। अब क्लियर हो गई होगी ना कि हाइड्रोजन परमाणु के साथ आपका हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु से विलुप्त होगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, न्यूनतम हो। तो अब इसमें देखो ये आपका क्या हो गया, क्लोरीन परमाणु, अल्फा कार्बन है, अब बीटा 2 हो गए। तो अब यहाँ 3 हाइड्रोजन है और यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो किसमें बीटा हाइड्रोजन कम है, इसमें है ना। तो ये वाला आपका हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या होगा, अलग होगा, और यहाँ क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। तो आपका जब यहां से हाइड्रोजन अलग होगा तो मुख्य उत्पाद के रूप में ये क्या होगा, बन जाएगा। लेकिन जानते रहिएगा अल्प के रूप में पहला प्रोडक्ट भी क्या होता है, बन जाता है जब यहां से भी हाइड्रोजन विलुप्त होता है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको जो विलोपन अभिक्रिया है इसका कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो गया होगा कि विलोपन अभिक्रिया कैसे होता है, और विलोपन अभिक्रिया में कब आपका मुख्य उत्पाद, जैसे मान लीजिए आपका 2 से अधिक अर्थात एक या एक से अधिक
एक से अधिक हम कह सकते हैं, एक से अधिक अगर बीटा कार्बन आ जाए तो उससे अगर हाइड्रोजन होगा तो किस प्रकार से हाइड्रोजन का विलोपन करेंगे, किस कार्बन से होगा। तो वहां सेटजेफ रूल में क्या बताया गया कि उस कार्बन से आपका विलुप्त होता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु क्या हो, न्यूनतम हो। तो इस प्रकार से आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें देखिए कि ये अभिक्रिया भी आपका क्या होता है, विलोपन अभिक्रिया क्लियर होता है। और जानते रहिएगा इसी अभिक्रिया को हम बी हाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये एक प्रकार से नेमिंग रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लीजिए, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। बी हाइड्रोहैलोजनीकरण का मतलब कि आपका हाइड्रोजन परमाणु और हैलोजन परमाणु एक ही समूह से क्या हो जाए, विलुप्त हो जाए। और इसमें देखो हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु एक साथ विलुप्त होकर Cl बनाए कि नहीं। और इसी अभिक्रिया को हम बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। बीटा विलोपन क्या क्यों कहे, क्योंकि बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन परमाणु क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, इसलिए हम क्या कह दिए, बीटा विलोपन अभिक्रिया कर दिए। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया होगी। जिसको भी नोट करना है इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब इसमें देखिए आप ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया आपका क्या होगा कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, अर्थात हमने अभी सीख लिया कि विलोपन अभिक्रिया क्या होता है। अब इसमें हम क्या सीखेंगे कि रिएक्शन विथ मेटल्स, आपका जो हैलो एल्केन है वो मेटल्स के साथ अभिक्रिया क्या करता है। अब आपको धातु के बारे में पता होगा, हम ज्यादा बताएंगे नहीं इसके बारे में। अब इसमें देखो धातुओं के साथ अभिक्रिया में आपका क्या आता है, ऊर्ज अभिक्रिया आता है, और इसके बाद फ्रैक्लैंड अभिक्रिया आता है, और इसके बाद आपका मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया आता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है वहां से। तो इस सब चर्चा हम करेंगे। तो अब देखो ऊर्ज अभिक्रिया या सोडियम के साथ अभिक्रिया, पहला रिएक्शन इसमें आता है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। तो अब इसमें जानते रहिएगा कि आपका जैसे एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड का मतलब आर्यक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जब सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है वो भी किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, यहाँ शुष्क ईथर होना चाहिए। आपका जब ईथर फिनोल चैप्टर पढ़ाया जाएगा, अल्कोहल फिनोल और ईथर, तो वहां बताया जाएगा कि ईथर क्या होता है। हम बता दें कि ROR समूह जो होता है ये क्या होता है, ईथर समूह होता है, ये सब बताया जाएगा। तो आपका ऊर्ज अभिक्रिया क्या होगा कि जब एल्किल हाइलाइड सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो उच्च एल्केन का क्या होता है, निर्माण होता है। उसी अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, ऊर्ज रिएक्शन भी कह देते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन है। तो अब इसमें देखिए किस प्रकार से अभिक्रिया होगा। यहां मान लीजिए आर्यक्स है और यहां क्या है, सोडियम है। तो इसमें जानते रहिएगा किसका निर्माण होता है, एल्केन बनता है। यहां क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। और ये भी जानते रहिएगा कि उच्च एल्केन बनता है। इसका मतलब अगर एक कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्केन बनेगा, 2 कार्बन है 4 कार्बन का एल्केन बनेगा, अर्थात 2 गुना हो जाता है। तो यहां क्या करना पड़ता है, 2 मोल करना पड़ता है। और जब 2 मोल करेंगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 2 मोल। तो यहां आपका बन जाएगा RR का मतलब जैसे एल्किल एल्किल के साथ जुड़ा है। अब यहाँ CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, और प्लस आपका 2NaX क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो अब इसमें देखो कि मान लीजिए हम यहाँ क्या ले लिए, R के स्थान पर CH3 ले लिए, और इसके बाद X के स्थान पर क्या ले लिए, Cl ले लिए। इसकी क्रिया किससे करा दिए, Na से करा दिए। और किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, इसको लिखना मत भूलिएगा, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो अब इसमें देखो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 मोल करना पड़ेगा। तो CH3 यहाँ निकलेगा तो CH3 आपका क्या होगा, एथेन होगा ना, और प्लस क्या हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये क्या होता है, ऊर्ज रिएक्शन होता है। अब यहाँ आप Br ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, NaBr निकल जाएगा। तो अब जानते रहिएगा। और यहाँ मान लीजिए आप क्या ले लिए, C2H5Br ले लिए, और प्लस क्या कर दिए, 2Na कर दिए, और इसके बाद यहाँ क्या लिख दिए, ड्राई ईथर। ये इसी के उपस्थिति में विलायक का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 मोल अगर करेंगे तो ये कौन सा एल्केन बनाएगा, C2H5 बॉन्ड C2H5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, CH3 CH2 और इसके बाद CH3, और प्लस आपका क्या हो जाएगा, 2NaBr। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ऊर्ज रिएक्शन क्या होता है।
उड्ज रिएक्शन में केवल इतना ध्यान देना है कि जब आपका एल्किल हाइलाइड सोडियम धातु से क्रिया करती है, वो भी किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में, तो आपका क्या बनता है, उच्च एल्केन का निर्माण होता है। उच्च एल्केन का तात्पर्य यह है कि अगर आपका एक कार्बन का एल्किल हाइलाइड होगा तो उससे आपका दोगुना हो जाएगा, अर्थात एक कार्बन है तो जैसे मेथिल क्लोराइड है तो उससे एथेन का निर्माण होगा, एथिल क्लोराइड है ब्यूटेन का निर्माण होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अभिक्रिया ऐसा होता है कि इसके सहायता से कार्बन की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अगर आपको मान लीजिए मेथिल क्लोराइड से, जैसे ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको मेथिल क्लोराइड से क्या बनाना हो, मेथिल क्लोराइड से एथेन बनाना हो, तो इस अभिक्रिया का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ बातें आपको समझा देते हैं कि ये अभिक्रिया जो है किसके लिए, अगर मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि असम्मित एल्केन बनाना है। असम्मित का मतलब तो आप समझते होंगे कि जैसे यहाँ क्या था, अगर आपसे हम पूछ लें कि जैसे CH3 हो गया, CH2 हो गया, CH2 और इसके बाद CH3 और इसके बाद यहाँ कह दे CH2 CH3। अब इसमें बताओ कि ये असम्मित एल्केन कौन सा है और सम्मित एल्केन कौन सा है, तो ये क्या होगा, सम्मित एल्केन होगा और ये क्या होगा, असम्मित एल्केन होगा। तो इस प्रकार से जानते रहिएगा, अगर हम ऐसा कर दें कि CH3Cl और यहाँ का क्या कर दें 2Na कर दें और प्लस यहाँ क्या कर दें आपका C2, एक प्रकार रुकिए, हाँ C2H5Cl कर दें, तो इस प्रकार से Cl C2H5 और यहाँ क्या लिख दें, ड्रा ईथर लिख दें, तो ये आपका ड्रा ईथर हो गया। अब पूछा जाए कि बताओ ये रिएक्शन किस प्रकार से होगा, तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से एक Cl परमाणु, 2 सोडियम परमाणु और Cl परमाणु निकल कर क्या बना ले, सोडियम क्लोराइड बना ले और इसके बाद CH3 और C2H5 जुड़ जाए, तो यहाँ क्या बन जाए, यौगिक CH3 CH2 और CH3 प्लस 2NaCl बन जाए। तो ये तो आपका सही है, प्रोडक्ट ये बनता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जैसे एक बार क्या करेगा, CH3Cl जो है सोडियम से क्रिया करके, यहाँ ड्राई ईथर जानते रहिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, इससे क्रिया करके पहला उत्पाद क्या बना लेगा, एथेन बना लेगा प्लस 2NaCl और इसके बाद ये भी आपस में यही उड्ज रिएक्शन कर लेगा, C2H5Cl भी क्या कर लेगा, उड्ज रिएक्शन कर लेगा और यहाँ क्या बना देगा, C4H10 का मतलब ब्यूटेन और क्या हो जाएगा, NaCl। तो अब इस प्रकार में ये बाधा आती है कि जब हम असम्मित एल्केन बनाना चाहते हैं, असम्मित एल्केन बनाना चाहते हैं, तो इसमें ये बाधा आती है कि जब हम 2 डिफरेंट प्रकार के एल्किल हाइलाइड लेते हैं तो उससे क्या होता है, मिक्सचर प्राप्त होता है, अर्थात पदार्थों का क्या होता है, यौगिकों का मिक्सचर। अब यहाँ देखो जैसे आपका क्या बन गया, प्रोपेन बन गया और यहाँ क्या बन गया, एथेन बन गया, यहाँ क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया। तो अब मिश्रण क्या हो जाता है, ये एल्केनों का प्राप्त हो जाता है, जिससे आपका क्या होता है, इतना जो है प्रेफर नहीं होता है कि हम क्या बना ले जाएं, असम्मित एल्केन बना ले जाएं। तो जानते रहिएगा उड्ज रिएक्शन में आप क्या करिएगा, एक ही प्रकार के एल्किल हाइलाइड का प्रयोग करिएगा। तो यहीं पर जो है हम आपको बता देते हैं कि आप जानते रहिएगा कि जो एल्केन होगा वो कैसा प्राप्त होगा, सम्मित एल्केन अर्थात 2